Good afternoon, dear student. लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने देखा था कि कितने टाइप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस आपने देखा था, एलिमिनेशंस रिएक्शंस देखा था, रिडक्शंस रिएक्शंस विद मेटल्स, इतने टाइप्स के रिएक्शंस को आपने देखा था वहां पे। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे लैबोरेटरी मेथड। किसका लैबोरेटरी मेथड? सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड और उसमें लैबोरेटरी मेथड, यानी प्रयोगशाला में हम कैसे एथिल ब्रोमाइड बनाएंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हमने सिलेबस डिनोट किया था, लिखा था, उस समय आप लोगों को बताया था कि हेलोएल्केन्स के प्रिपरेशंस में जब आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते तो वहां पे एक स्पेशल टाइप का हमने कंपाउंड्स के बारे में जिक्र किया था, और स्पेशल टाइप का कंपाउंड्स आपका कौन था? एथिल ब्रोमाइड। और एथिल ब्रोमाइड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे प्रयोगशाला में, इसके बारे में आज जिक्र करना। प्रयोगशाला में अगर कोई चीज हम प्रिपेयर करते तो डेफिनेटली हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और एथिल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसका वो कैसे होंगे, कैसे एक दूसरे को सेटअप करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, ये जानना बहुत जरूरी है। ये मेन मायने रखता है। जब आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे होते हैं, आपसे पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, तब आपको करना पड़ेगा। इसमें मैंने पहले से डायग्राम बना लिया ताकि आप लोगों को समझाने में इजी हो, हमारा टाइम, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट है, आप चीजों को समझा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऊपर लिखा एथिल ब्रोमाइड, उसका फार्मूला C2H5Br। इसको हमें लैब में बनाने, लैबोरेटरी मेथड हमने डाल दिया था। अब तक जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ रहे थे, उसके बारे में जाना था। आइए समझते हैं इस चीज के बारे में। एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इस तरीके से सेटअप होना चाहिए, लैब में सेटअप होना चाहिए। कैसे, इसमें क्या क्या चीज है? ये एक आप राउंड फ्लास्क बॉटम देख रहे हो, गोल पेंदी का एक फ्लास्क होता है जिसको राउंड फ्लास्क बॉटम के नाम से जाना जाता है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, राउंड फ्लास्क बॉटम। क्लियर? राउंड फ्लास्क बॉटम को किसके ऊपर रखा है? सैंड बाथ के ऊपर है। एक तसला है जिसपे बालू रखा हुआ है, सैंड बाथ के ऊपर रखा, और सैंड बाथ को किसके ऊपर रख दिया? बर्नर के ऊपर रख दिया है। बर्नर जहां से आप उसको हीट दे सके। क्लियर? इस बात को समझ लें। जैसे आप हीट देते, इसको सेटअप करने के लिए बहुत अच्छे से, ये इधर हिलेना डुलेना, इसके लिए आपने स्टैंड लगा दिया, स्टैंड को फिट कर दिया। देन जो आपके पास राउंड फ्लास्क बॉटम होता है, वहां से जो भी प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन होता है उसको कहीं ना कहीं रिसीव करना होता है, कि रिसीवर यहाँ पे। लेकिन इस रिसीवर तक पहुंचने से पहले इसके बीच में आपके पास एक वाटर कंडेंसर लगा होता है। क्या लगा होता है? वाटर कंडेंसर। क्लियर? वाटर कंडेंसर इसका क्या काम होता है? जो हमारा वेपर फॉर्म में जो यहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है वो जब जाता है तो यहाँ पे वाटर कंडेंसर क्या करता है? उस वेपर को कंडेंस करता है, और देन यहाँ पे आपके ड्रॉप वाइज यहाँ पे गिरता रहता है। क्लियर? तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? राउंड फ्लास्क बॉटम होना चाहिए। राउंड फ्लास्क बॉटम को आप कनेक्ट कर देंगे वाटर कंडेंसर से, और वाटर कंडेंसर का जो दूसरा एंड होगा उसको किसके साथ में? रिसीवर के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और इस रिसीवर में आपके प्रोडक्ट कलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले अब आते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में आप क्या करते हैं, प्रोसीजर को समझना है। प्रोसीजर, सबसे पहले प्रोसीजर याद रखिएगा। इस प्रोसीजर में हम करते क्या है? प्रोसीजर में सबसे पहले पहला स्टेप क्या करते हैं? एक राउंड फ्लास्क बॉटम लेते हैं और उसमें एथिल अल्कोहल फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि आपने देखा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में हम कंसंट्रेट H2SO4 को मिलाते हैं और उसको शेक करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं कि वो अच्छे से घुले, लेकिन बहुत स्लोली आपको कंसंट्रेट H2SO4 इसमें पोर करना है, गिराना है। क्लियर? और जैसे आप शेक कर लेते हैं, कुछ देर बाद आप सॉलिड स्टेट में पोटेशियम ब्रोमाइड को भी उसमें मिलाते रहते हैं और शेकिंग करते रहते हैं। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। करने के बाद आप इसको जब बंद कर देते हैं और इसको किस में रखिए, किस पर रखिए? जो सैंड बाथ है उसके ऊपर रखिए। सैंड बाथ के ऊपर जैसे ही आप रखने के बाद आप बर्नर से इसको धीरे धीरे हीट देते रहते। हीट पा करके इसमें रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जब रिएक्शन होता है तो जो एथिल ब्रोमाइड आपका होता है वो यहाँ से होते हुए, कंडेंसर से होते हुए इस रिसीवर में आपके पास आइस कोल्ड वाटर ऑलरेडी फिल होता है। आइस कोल्ड वाटर का मतलब ये होता है कि वो पानी जो बर्फ की जैसे बिल्कुल ठंडा हो, ऐसा पानी इसमें रखा होता है, जिस
में हम क्या करते हैं, एथिल ब्रोमाइड जो बन रहा है उसको इसमें कलेक्ट कर लेते। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको समझना। जैसे एथिल ब्रोमाइड इसमें कलेक्ट कर लेते, आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है थोड़ा सा हल्का है, ये थोड़ा सा डार्क मैंने लिख रखा है। इसका भी मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है ये हैवियर होता है देन वाटर, वाटर से हैवियर होता है, और ये नीचे की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, ऑयली लेयर का फॉर्मेशन, तैलीय लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, एक सतह फॉर्मेशन कर देता है। इसको, इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसीवर में से हम इसको सेपरेटिंग फनेल होते हैं जिसके माध्यम से हम जल और एथिल ब्रोमाइड जो आपका है इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। जब इसको हम अलग कर लेते हैं, करने के बाद जो एथिल ब्रोमाइड आपके पास आता है उसमें इम्प्योरिटीज के तौर पे H2SO4 होता है, जो यहाँ से आपके वेपर के साथ में वो भी आ जाता है। तो उस H2SO4 को हटाने के लिए हम एक्वस सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। एक्वस सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में उसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको न्यूट्रलाइज, यानी जो एथिल ब्रोमाइड आपने यहाँ से सेपरेट कर लिया है, उस एथिल ब्रोमाइड को सेपरेट करने के बाद भी उसमें आपके इम्प्योरिटीज के तौर पे H2SO4 रहता है, और उस H2SO4 को आपको रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिड्यूस तो नहीं करते, न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद, न्यूट्रलाइज किससे करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे आप सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ में मिला देंगे उस एथिल ब्रोमाइड वाले सॉल्यूशन में। जैसे ही मिलाएंगे तो जो H2SO4 होगा वो न्यूट्रलाइज होगा। जैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एथिल ब्रोमाइड जो आपका है उसमें, उसको वॉश करते हैं, आइस कोल्ड वाटर से धोते हैं, वॉश करते हैं। जैसे ही आप उसको वॉश कर लेते हैं तो एथिल ब्रोमाइड को फिर हम ड्राई करते हैं, कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर उसको ड्राई करते हैं। जो भी मॉइस्चर वगैरह या जो कोल्ड वाटर से आपने वॉश किया वो सब आपका एब्जॉर्ब हो जाए। होने के बाद इसको रीडिस्टिल करते हैं, फिर से इसको आश्वन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं, और इस तरीके से आप प्योर फॉर्म में क्या पा जाते हैं, एथिल ब्रोमाइड। तो आपने देखा कि एथिल ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का मैंने नाम लिख दिया है। आप वीडियो को 30 सेकंड के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाऊंगा, आप इसको देख लीजिए, और जैसे मैं हटूंगा वीडियो को वहां रोक करके आप इसको इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी देर आप रोके रखेंगे वीडियो उतनी देर रुका रहेगा, ताकि आपको साफ दिखे। इसलिए मैं 30 सेकंड के लिए यहाँ से हट जाऊंगा, या थोड़ी देर के लिए अलग ही हो जाता है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। आइए इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे आप फिट करेंगे। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल लेंगे, देन कंसंट्रेट H2SO4 को धीरे धीरे मिलाते रहेंगे, शेक करते रहेंगे, शेक करते मतलब हिलाते रहेंगे ताकि वो मिक्सअप होता रहे। उसके बाद आपके पास ये सॉलिड स्टेट में पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, उसको भी मिलाएंगे। मिलाने के बाद सैंडबाग के ऊपर रखेंगे, स्लोली आप बर्नर को जला देंगे। जैसे ही बर्नर को बर्न करेंगे ये हीट होता रहेगा, इसको भी हीट करता रहेगा, रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। होने के बाद आपका एथिल ब्रोमाइड यहाँ से होता हुआ वो रिसीवर में पहुंच जाएगा। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करना है, जो वेपर फॉर्म में जाएगा उसको ये लिक्विड फॉर्म में कर देगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर आपका क्या होता है, लो होता है। जब लो टेम्परेचर होगा तो जो वेपर आ रहा है वो कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में होता हुआ आपका यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात होती है। जैसे ये पहुंच जाता है यहाँ पे, ऑलरेडी इस कंटेनर में, इस रिसीवर में आपके आइस कोल्ड वाटर रखा रहता है। ये आइस कोल्ड वाटर, चूंकि वाटर आपका जो होता है वो आपका लाइटर होता है देन एथिल ब्रोमाइड, यानी एथिल ब्रोमाइड जो है आपके हैवियर है, ज्यादा हैवी है इस वाटर की कंपैरिजन में, इसीलिए वो नीचे एक ऑयली लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनेल्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम सेपरेट कर लेते हैं। आप नोट्स इसी तरह से लिखते हुए चलिएगा प्रोसीजर में। और उसके बाद भी इसमें आपके इम्प्योरिटीज के तौर पे आपके H2SO4 रहता है, जिसको न्यूट्रल करने के लिए आप एक्वस कैल्शियम का सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन H2SO4 को न्यूट्रल कर देता है, और फिर जो एथिल ब्रोमाइड आपके पास बचता है उसको आइस कोल्ड वाटर से वॉश करते हैं। जैसे ही आप वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद जो आपके इम्प्योरिटीज होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। उसके बाद इसको हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर ड्राई कर लेते हैं। जब ड्राई कर लेते हैं फिर आपको रीडिस्टिल्स करते हैं। जब रीडिस्टिलेशन करते हैं
पुनः इसको आश्रित करते हैं, उस कंडीशंस में आपको एथिल ब्रोमाइड का लिक्विड फाइंड हो जाता है। यानी रीडिस्टिल इसलिए करते हैं कि अगर पुनः उसमें कोई वाटर वगैरह रह जाए पार्टिकल्स तो वो वेपर फॉर्म में बाहर हो जाए। इस तरीके से लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में हम एथिल ब्रोमाइड बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इस चीज को समझे रखिए, बनाइए। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं, जब हम किसी चीज का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप लोगों ने स्टडी करा होगा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका यूजेस, ये सारी चीज पढ़ना। अगर नहीं पढ़ा तो आखिर बनाया किस लिए। तो जब हम देखते हैं कि जब हमने एथिल ब्रोमाइड बनाया तो सबसे पहला स्टेप आता है इसका फिजिकल स्टेट। और अगर फिजिकल स्टेट आपने लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो वहां पे हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। वहां पे आपको मैंने बताया था, जब फिजिकल स्टेट लिखा था तो स्टेट, कलर एंड उसका जो स्मेल होता है, ऑर्डर होता है, वो कैसा होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि मेथिल फ्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल फ्लोराइड एंड एथिल क्लोराइड आर गैसियस स्टेट। इसके अलावा बाकी जो हेलो एल्केन्स होते अप टू कार्बन 18 वो आपके क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और कार्बन नंबर 18 तक के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सब प्लीजेंट ऑर्डर होता है। इसके बारे में आपने देखा था, सुना था वीडियो में। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर नहीं समझ में आया तो वहां से फिर से एक बार देख लीजिए। आज मैं बता रहा हूं तो इससे साफ साफ पता चल गया, यहाँ पे जो कंपाउंड है हमारे पास वो क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। तो एथिल ब्रोमाइड कैसा होना चाहिए आपका, लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए। ओके, एक चीज, जब मैंने इस चीज को बनाया तो एक रिएक्शन आपका सॉल्व होता है जिसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, बताया नहीं, सॉरी, बताते हैं। जब आप इसमें इन सब चीजों को लेकर के रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इस मैनर में आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मैनर कैसा है, पोटेशियम ब्रोमाइड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है, जो आपने यहाँ ले रखा, और ये पोटेशियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन करता है, या हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम दे सकते हैं। और बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट के लिए मेजर प्रोडक्ट कुछ भी कह लीजिए, यहाँ पे HBr का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यही हाइड्रोजन ब्रोमाइड जैसे ही आपके इसमें बन जाते हैं वो एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कर लेता है, और एथिल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके इस तरीके से आपका H2O एलिमिनेट हो जाता है और प्रोडक्ट हमारा बन जाता है एथिल ब्रोमाइड। क्लियर। ओके, इस रिएक्शंस, दो ही रिएक्शंस आपको देना है, दो स्टेप में रिएक्शंस को देना है, जो रिएक्शन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। बाकी प्रोसेस मैंने समझा दिया। आइए फिजिकल में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उसमें सबसे पहले ये लिक्विड स्टेट में होगा। ओके, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, इसमें ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 311 केल्विन के बराबर होता है। 300, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 311 केल्विन होता है। ओके, और इसको 38 डिग्री सेल्सियस, इतना आप बोल सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। किसका, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है तो ये वेपर फॉर्म में जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 38 डिग्री सेल्सियस या 311 केल्विन के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या, यही है इसकी, एकदम फिक्स्ड है। क्लियर। ओके, अगर इतने सारे चीज जान गए, अब आता है सॉल्युबिलिटी। आपको पता है कि जब हमने हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टी बताया था तो बताया था कि ये भले ही पोलर हो लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। उस वीडियो में हमने डिस्कशन वाटर में क्यों नहीं डिसॉल्व होता है ये बात भी मैंने कहा था। ये पोलर नेचर होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है क्योंकि ये वाटर के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ना ही वाटर में जो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रखा है उसको रैप्चर कर पाता है, दोनों नहीं कर पाता है। इसी वजह से ये वाटर के साथ में वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। क्लियर। ये किस में डिसॉल्व होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वहां पे मैंने बताया था कि आपके पास अल्कोहल होता है, ईथर होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ ऐसे हमने कंपाउंड्स बताए थे, कैसे सॉल्वेंट बताए थे जिसमें आपका एथिल ब्रोमाइड डिसॉल्व होता है। तो क्या बताना है, ये प्लीजेंट ऑर्डर होता है, लिक्विड नेचर्स का होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और सॉल्युबल इन
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर एक्सेट्रा। इतनी सी बात आपको डिस्कशंस करना है, लिखना है। क्लियर? ध्यान में रखना है कि छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है अगर आप समझते हैं। अब इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशंस करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसी इंडिविजुअल एथिल ब्रोमाइड के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। ये भी जो हेलोएल्केन्स का एक मेंबर है जो आपका एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन इसका नाम दे सकते हैं, आईपीसी सिस्टम में इसका नाम ब्रोमो एथेन। ये क्या है? आपका एक हेलोएल्केन्स का ही एक मेंबर है। और वहां पे हेलोएल्केन्स के बारे में हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इसके बारे में आपको केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है। वो सारे रिएक्शंस आप देंगे जो आपका हेलोएल्केन्स में था, वो सारे रिएक्शन देंगे। लेकिन एक बात याद रखेंगे, वहां पे RX लिखते थे आप, RX लिखते थे, और यहाँ पे सिर्फ X इज इक्वल टू Br लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। X इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ब्रोमीन होना चाहिए, एथिल ब्रोमाइड को ही लेकर के, और R के जगह पे आपका क्या होना चाहिए? ये चीज होना चाहिए। जितने आपने केमिकल रिएक्शंस वहां दिए थे वो सारे रिएक्शंस आपके इसमें हो जाएंगे। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए, और ये आप लोगों का वर्क होगा जो घर पे आप रिएक्शंस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एथिल ब्रोमाइड जब रिएक्ट करता है तो क्या क्या बना सकता है। वो सारे कंपाउंड्स आप खुद बनाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जब इतना आप करेंगे डेफिनेटली आपको सारे पिछला वाला भी आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट होता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट्स आप YouTube से चूंकि इस लिंक को आप लेते तो वहीं पे कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ ना करिएगा कि यहाँ पे ये चीज़ हमें थी। तो इससे ये भी पता चल जाए कितने स्टूडेंट इस चीज़ को देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट इस चीज़ को जान रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करता हूँ आपको और बेटर दे पाऊँ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।